नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से विदित हैं कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम सभी लोग अपने वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो से पूर्व हमारे द्वारा सर्वप्रथम लघु पाराशरी के संज्ञाध्याय को समझने का प्रयास किया गया। संज्ञाध्याय की चर्चा पूर्ण करने के पश्चात हम सभी लोगों ने योगाध्याय की चर्चा प्रारंभ करी और योगाध्याय के भी प्रथम श्लोक से लेकर के 8 श्लोक पर्यंत हम सभी लोगों ने चर्चा कर ली है। प्रथम श्लोक से लेकर के 8 श्लोक पर्यंत उन श्लोकों के भावार्थों को, उन श्लोकों के सिद्धांतों को, उन श्लोकों के सूत्रों को, उन श्लोकों के नियमों को हम सभी के द्वारा समझ लिया गया है। कल की वीडियो में हमारे द्वारा चर्चा की गई कि संबंधे सति साधूनाम खलोपि हित साधकः। अगर किसी असज्जन व्यक्ति का साधु पुरुष के साथ में संसर्ग हो जाए तो साधु पुरुष के साथ संसर्ग होने से उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित हो जाता है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अगर कोई जाने में अथवा अनजाने में हाथ में कोयले को पकड़ ले तो हाथ में जले हुए कोयले को पकड़ने के पश्चात उस व्यक्ति के हाथ का जलना निश्चित है। अगर कोई जाने अथवा अनजाने में विषपान कर ले, जाने अथवा अनजाने में विषपान करने से उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इसी प्रकार कोई जाने अथवा अनजाने में किसी सज्जन पुरुष का, किसी साधु पुरुष का, किसी श्रेष्ठ पुरुष का संसर्ग कर ले, संसर्ग स्थापित कर ले तो श्रेष्ठ पुरुष का संसर्ग स्थापित करने से उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार हम सभी लोगों ने समझा कि जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी जो प्रबल योग कारक ग्रह हैं, उन प्रबल योग कारक ग्रहों के साथ में यदि जन्म कुंडली का कोई पापी ग्रह भी संसर्ग स्थापित कर ले, संबंध स्थापित कर ले, तो जन्म कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रहों के साथ संबंध स्थापित करने से वह पापी ग्रह भी अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक को सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करवाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम सभी लोगों ने साथ ही साथ समझा, अगर कोई ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हो रहा हो और साथ ही साथ केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होने के पश्चात किसी अन्य त्रिकोण के भाव के साथ भी उस ग्रह का संबंध स्थापित हो रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में वह ग्रह जातक को उसके जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। आज के श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं, यदि केंद्र त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथे नानितरेणापि संबंधा योग कारकौ। आज के श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार ने सर्वप्रथम राहु और केतु की चर्चा करी। शास्त्रकार कहते हैं कि पूर्व श्लोक में तो हम सभी लोगों ने कहा कि यदि जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी के साथ अथवा जन्म कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रह के साथ में अगर कोई पापी ग्रह संबंध स्थापित कर रहा है, जब योग कारक ग्रहों की दशा चलेगी तो उस ग्रह में जब उस पापी ग्रह का अंतर या प्रत्यंतर आएगा तो योग कारक ग्रह के साथ संबंध स्थापित होने के कारण वह पापी ग्रह भी उन योग कारक ग्रहों की प्रत्यंतर दशा में सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। आज के श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिख रहे हैं कि राहु और केतु का संबंध यदि जन्म कुंडली के श्रेष्ठ स्थानों के साथ में हो जाए, जन्म कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रहों के साथ में हो जाए, तो राहु और केतु भी जातक को उसके जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। जिस प्रकार बुद्धि और बल से युक्त होने के पश्चात भी अंधा व्यक्ति अपने मार्गदर्शक के अनुसार ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार राहु और केतु भी जिस ग्रह के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, जिस ग्रह के साथ इनका संबंध होता है, जिस ग्रह के साथ इनकी युति होती है, उसी ग्रह के स्वभाव को धारण करके जातक को उसके जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ शुभ या अशुभ फल यह प्रदान करवाने वाले होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से राहु और केतु के विषय में हम सभी लोगों ने समझा। अगले श्लोक में शास्त्रकार लिख रहे हैं कि धर्म कर्माधिनेतारो रंध्र लाभाधिपौ यदि तयो संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। शास्त्रकार कहते हैं कि हम सभी लोग यह तो जानते हैं कि जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। अगर कोई केंद्रेश त्रिक स्थानों का भी स्वामी हो रहा हो, अगर नवम स्थान के साथ साथ अष्टम स्थान का स्वामी भी हो रहा हो, अगर जन्म कुंडली का दशम स्थान के साथ साथ एकादश स्थान का भी स्वामी हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में उन ग्रहों के
उन ग्रहों के फलों में कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य रूप से आ जाती है। किस कारण आ जाती है? क्योंकि उन प्रबल योग कारक ग्रहों का संबंध किनके साथ में हो रहा है? तो त्रिक स्थान के स्वामियों के साथ में हो रहा है, त्रिक स्थान के साथ में हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, जन्म कुंडली में कोई प्रबल योग कारक ग्रह हो और उसका संबंध त्रिक स्थानों से हो रहा हो अथवा तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थान से हो रहा हो, तो निश्चित रूप से प्रबल योग कारक ग्रह होने के पश्चात भी उन ग्रहों के फलों में न्यूनता आ जाती है। इसको समझना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इन दोनों श्लोकों का भावार्थ, इन दोनों श्लोकों के सिद्धांत, इन दोनों श्लोकों के नियम मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो रुचिकर लगता है, प्रियकर लगता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।